नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे नेहरू गांधी परिवार के भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में यकीन करते हो तो उस पक्ष से भी, और व्यवहारिक राजनीति जो है उसके नज़रिए से भी, दोनों तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि भविष्य दिखता कैसा है, कैसा लग रहा है, क्या संभावना बन रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जो अब तक हुआ है उसकी रोशनी में आगे क्या हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो अगर ज्योतिषियों की बात करें तो आपको शुरू करना पड़ेगा जब जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई। जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई, ये आपको पता होगा। और कमला नेहरू के पिता चांदनी चौक के बल्ली मारान में रहते थे। एक व्यापारी परिवार था और उनकी बेटी कम पढ़ी लिखी थी, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता था। जिस परिवार में अंग्रेज़ी बोलना सबसे बड़ी खासियत हो, उस परिवार के इकलौते बेटे की शादी हो रही है एक ऐसे परिवार में, एक ऐसी लड़की से जिसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता। तो आखिर कोई विशेष गुण रहा होगा, कोई विशेषता होगी। जाहिर है कि अगर आप इतनी बड़ी बात को, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉम मॉरिस ने कहा था कि मोतीलाल नेहरू वेस्टर्नाइज्ड थे, नेहरू वेस्टर्न थे। नेहरू जी की सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो सब यूरोप में हुई, वो भारत के किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो इससे समझ लीजिए उनके घर में आनंद भवन में, जो अब प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, वहाँ दो हिस्से थे, एक अंग्रेज़ीदार लोगों का, दूसरा हिंदुस्तानी लोगों का। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि घर का माहौल क्या था। ऐसे माहौल में कमला नेहरू पहुंची तो उनकी खासियत क्या थी, मैं बात इसकी कर रहा था। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, पुपिल जयकर ने लिखा है अपनी किताब में। उन्होंने लिखा है कि कमला नेहरू की कुंडली देखकर ये शादी तय की गई। अब जो बात उन्होंने आगे नहीं लिखी, जो कही जाती है, वो ये कि कमला नेहरू की कुंडली में था कि जिससे शादी होगी उसकी 3 पीढ़ियां राज करेंगी। अब जिस भी ज्योतिषी ने कुंडली मिलाई हो उसको जो है ज़रूर सलाम करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अब आप देखिए, अब इसको आप इत्तेफाक कहना चाहें या ज्योतिष का प्रेडिक्शन कहना चाहें कि 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री चुने गए, 1989 में चुनाव हार गए। तो 85 को न लेकर 89 तक चूँकि वो प्रधानमंत्री थे, वहाँ से ले तो कितने साल हो गए? 34 साल। 34 साल से इस परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है। उस परिवार में ख़ास तौर से आप इस बात को समझिए, इंदिरा गांधी तो ये कहती भी थी कि ये परिवार पैदा ही हुआ है राज करने के लिए देश पर। और इस परिवार के लोगों का मानना है कि इस परिवार के लोग प्रधानमंत्री से कम पद के बारे में अगर उनको कोई ऑफर दिया जाता है, कोई बात कही जाती है, तो ये उनका अपमान है। ऐसे परिवार में 34 साल से अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। सत्ता मिली 2004 से 2014 के बीच में, परोक्ष रूप से सोनिया गांधी एक तरह से प्रधानमंत्री थी, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर नहीं थी, अधिकार चाहे जितने हो। तो परिवार को, हालांकि सोनिया गांधी को उस तरह से डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं माना जा सकता, खून का रिश्ता उनका नहीं है, इसलिए उसमें आप जोड़ना चाहें, परिवार का हिस्सा तो है ही, तो जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। यानी 1985 से जोड़ें तो 39 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं चुना गया गांधी नेहरू परिवार से। और ये भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दे रही है। जो स्थिति है इस समय राहुल गांधी की और प्रियंका वाड्रा की है, उसको देखकर इसके लिए आपको ज्योतिषी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभी कम से कम निकट भविष्य में जहाँ तक आप देख सकते हैं राजनीतिक परिस्थितियों को बनते बिगड़ते, तब तक उनके प्रधानमंत्री बनने की तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। तो क्या ये भविष्यवाणी सही हुई कि क्या नेहरू गांधी परिवार की सत्ता की राजनीति की यात्रा समाप्त हो चुकी है? यानी परिवार के व्यक्ति का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना अब क्या संभव नहीं होगा?
अब ये देखिए, ये ज्योतिष की बातें तो ज्योतिषी लोग जाने। देश के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं के.एन. राव साहब, उनकी एक किताब है नेहरू डायनेस्टी। नेहरू परिवार के बारे में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से ये इस बात को छिपाते थे कि वो ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं, ज्योतिष का सहारा लेते हैं, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो लिखते हैं कि 1980 में लौटने के बाद सत्ता में इंदिरा गांधी जो है उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया था। नहीं तो इमरजेंसी में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं ज्योतिष जैसे जो है इस तरह के अंधविश्वास में यकीन नहीं करती हूँ। लेकिन उसके बाद 1980 के बाद उनके यहाँ ज्योतिषियों का जमावड़ा लगा रहता था। और इतना ही नहीं, अगर आप नेहरू जी की जीवनी पढ़ें तो जब वो जेल में थे और राजीव गांधी का जन्म हुआ तो उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को कि इस तिथि को इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसकी कुंडली बनवा लो, किसी अच्छे पंडित से इसकी कुंडली बनवा लो। तो इस ज्योतिष का बहुत ध्यान रखते थे ये लोग। 15 अगस्त को आज़ादी का दिन जो चुना गया, 15 अगस्त 1947, वो भी ज्योतिषीय गणना के अनुसार चुना गया। तो ये बात तो हुई ज्योतिषियों की और ज्योतिष शास्त्र की कि ये परिवार कितना हाँ, के.एन. राव साहब ने ये भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि उनके पास जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की कुंडली तो नहीं है, लेकिन उनको लगता है, मतलब बाकी परिवार के लोगों की कुंडली और बाकी ग्रह दशा चीज़ें देखकर, कि ये दोनों राजनीति के बजाय किसी और क्षेत्र में काम करेंगे। अब उनकी भविष्यवाणी ये सही होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं व्यवहारिक राजनीति की। तो आप देखिए कि ऐसे प्रदेश, जब मैं ये 34 साल से सत्ता में नहीं है इसकी बात करता हूँ, तो उन 34 सालों में देखिए किन राज्यों में पार्टी को परिवार रिवाइव नहीं कर पाया। अगर परिवार का इतना प्रभाव है, पूरे देश में उसके नाम पर वोट पड़ते हैं, तो ये कैसे है कि 1967 के बाद तमिलनाडु में कभी सरकार नहीं बनी? ये कैसे है कि 1985 के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे 2 बड़े उत्तर भारत के राज्यों में सरकार नहीं बनी? और सरकार बनना ही राजनीति में सब कुछ नहीं होता है, पार्टी का रिवाइवल भी नहीं हुआ। इन राज्यों में पार्टी हाशिए की पार्टी है, किसी के साथ गठबंधन कर जो है पुछल्ले की तरह जो है वो कहीं कभी एक आध मंत्री बन जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, उसके अलावा कोई हैसियत इन राज्यों में है नहीं। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली 1998 में, 25 साल हो गए। उसी साल जिस साल सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी। सोनिया गांधी को त्याग की देवी बनाया गया। कहा गया कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा तोड़कर उन्होंने भाजपा को हरा दिया और कांग्रेस को जिता दिया। मैं बता चुका हूँ आंकड़ों के साथ कि ये जो नैरेटिव बनाया गया, ये गढ़ा हुआ नैरेटिव है, इसमें तथ्यों की सच्चाई नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव तो बनाया गया और ये सच्चाई है। फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है? लेकिन सवाल होता है कि पार्टी का जो जनाधार है उसको फिर से पुनर्जीवित करना या बढ़ाना या उसको आगे ले जाना। तो ऐसे राज्यों की संख्या, गुजरात को देखिए, 1990 में चिमन भाई पटेल की जनता दल और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी थी। वो दिन और आज का दिन 33 साल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में फिर से सत्ता में नहीं आ पाई। और इतना ही होता तो कोई फिर भी गनीमत थी। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मार्जिन से जीती, इतिहास बनाया। गुजरात के इतिहास में कोई पार्टी, कोई सरकार जो है लौट कर नहीं आई इतनी बड़ी संख्या में, 155-56 सीट 182 में से। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी किस ओर जा रही है। उत्तर प्रदेश, अब राहुल गांधी को आपने देखा कितनी बार लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उसके बाद बड़ी उम्मीद थी कि सब बदल गया, उनकी छवि बदल गई, उनका व्यक्तित्व बदल गया, उन लोगों का उनको देखने का नज़रिया बदल गया, उनका लोगों के प्रति नज़रिया बदल गया। ये सब बातें कही गई, लेकिन फिर वही 9 दिन चले 2.5 कोस। संसद में उनका जो भाषण हुआ अविश्वास प्रस्ताव पर, उसने बताया कि राहुल गांधी
जहाँ से चले थे वहीं पर हैं, कहीं पहुँचे नहीं हैं। ये एक ऐसा यात्री है जिसका कोई लक्ष्य नहीं, गंतव्य नहीं है, वो बराबर सिर्फ सफ़र में ही है। और इस बात को 19 साल हो गए। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान, अपना प्रभाव बनाने के लिए 19 साल काफ़ी होते हैं। वो भी तब जब आपको एक शुरू में ही एडवांटेज मिला हो, एक ऐसे परिवार के सदस्य होने का जिसके लिए ऊपर का सर्वोच्च पद सुरक्षित है। 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, और अपना गढ़ जो है, जो अमेठी रायबरेली का है, उसके अमेठी की सीट हार गए, जहां से 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। अध्यक्ष रहते हुए हार गए, और उनकी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में इंचार्ज थी, जिसमें अमेठी भी आता था, तब भी हार गए। और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रियंका वाड्रा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। सब कुछ उत्तर प्रदेश में जो भी फैसला होना है, चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे अध्यक्ष का पद हो या दूसरे पदाधिकारी तय करने हो, सब कुछ प्रियंका वाड्रा को तय करना था। कहीं से कोई दखल नहीं था। नतीजा क्या हुआ? 2017 में 6.25% वोट आए थे कांग्रेस पार्टी के, और 2022 में आए 2.33%। उस बार 7 सीटें जीते थे, इस बार 2 सीटें जीते। तो ये देखिए, किसी भी पार्टी की 2 सीट आ जाए, 1 सीट आ जाए, वोट कम हो जाए, ये सब राजनीति में चलता रहता है। ये अनहोनी बात नहीं है कि किसी पार्टी की ये दशा हो गई। लेकिन मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस परिवार के प्रभाव की जो बात कही जाती है, कि इस परिवार के लोगों के आने से माहौल बदल जाता है, इस परिवार के लोगों के आने से पार्टी का वोट बढ़ जाता है, इस परिवार के लोग अगर कैंपेनिंग करें तो उससे पार्टी की ताकत बढ़ जाती है, उसका वोट बढ़ जाता है, जनाधार बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पिछले कई दशकों से। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो अपनी किसी लोकप्रियता के कारण नहीं। अगर इंदिरा जी की हत्या न हुई होती तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो एक सहानुभूति की लहर पर सवार होकर वो प्रधानमंत्री बने, और उनका उसमें कोई योगदान नहीं था। इसका पता चला 1989 में, 5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, तो उनकी पार्टी आधी सीटें भी नहीं बचा पाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि परिवार का जो करिश्मा था वो खत्म हो चुका है। केवल एक आवरण बनाकर रखा गया है कि परिवार का अब भी बहुत बड़ा असर है। अगर परिवार का सदस्य अपनी सीट नहीं बचा पाता है तो किस तरह का असर है? एक समय था जब परिवार की ताकत से जो क्षत्रप थे उनको ताकत मिलती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि क्षत्रप जो है वो परिवार की ताकत बने हुए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। ये नेता हैं इन राज्यों में जिनकी वजह से कांग्रेस हाईकमान का जलवा जो भी है, जितना कायम है वो है। अब इन क्षत्रपों पर निर्भर हैं हाईकमान। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज अशोक गहलोत राजस्थान में जो चाहते हैं वो होता है, भूपेश बघेल जो चाहते हैं छत्तीसगढ़ में होता है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह तय करते हैं मध्य प्रदेश में क्या होगा, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार तय करते हैं कर्नाटक में क्या होगा। बीच में कर्नाटक और हिमाचल की जीत को ये बताने की लगातार कोशिश हुई कि ये परिवार के कारण हुई। दोनों चुनावों में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसमें परिवार का कोई बड़ा योगदान नहीं है। हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं है। 4 या 5 गिनती की सभाएं प्रियंका वाड्रा ने की थी। अगर 4-5 सभाएं उनके करने से राज्य में सरकार बन सकती है तो मुझे लगता है कि जितनी सभाएं उत्तर प्रदेश में की थी उसमें तो प्रचंड बहुमत आ जाना चाहिए था। तो ये सब कहने की बातें हैं, प्रचार की बातें हैं। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। एक बात और, अभी कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ।
चुनाव मजबूरी में कराना पड़ा। दबाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, बाहर से था ही, अंदर से जब G23 बना तो अंदर से दबाव बढ़ने लगा। ये सीधे सीधे कहा जाने लगा, मांग थी G23 की कि राहुल गांधी या तो अध्यक्ष पद संभालें और काम करें, हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट हो, या फिर वो छोड़ दें। तब कोई रास्ता नहीं रह गया था। राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते तो उनके अध्यक्ष बनने का सवाल नहीं था। सोनिया गांधी के लिए बने रहना मुश्किल हो रहा था, स्वास्थ्य के कारण से भी, और जिस तरह का दबाव बन रहा था। तो परिवार ने तय किया कि जो है एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए जिसके रहते चले तो हमारी, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए अध्यक्ष हो कि देखिए हमने परिवार से अलग एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कितनी ताकत है, कितने अधिकार हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का लगभग 138 साल का इतिहास है। 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी का गठन अंग्रेज़ों ने कराया था, एक वेंटिलेशन देने के लिए भारत के लोगों को जो नाराज़ थे ब्रिटिश शासन से। तो वो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश थी। इसीलिए सब कुछ कांग्रेस पार्टी का तय किया अंग्रेज़ों ने। इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, जब कोई कह रहा हूँ तो कोई नेता अंडमान की जेल में नहीं गया, सेलुलर जेल में नहीं गया। कांग्रेस के किसी नेता को फांसी हुई हो, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर गलत हो तो बताइएगा, सुधार लूँगा। लेकिन उस बात को छोड़ दें। कांग्रेस का जो 138 साल का इतिहास है उसमें कुल मिलाकर 6 बार, सिर्फ 6 बार चुनाव हुए। कि कांग्रेस के लोग आजकल जब से मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं तब से ये दावा करते हैं, सवाल उठाते हैं। उनके हिसाब से चुनाव का मतलब है जब मतदान हो तभी चुनाव है। आम राय से चुना गया अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी उनकी नज़र में वो चुनाव नहीं है। तो ठीक है, मान लेते हैं भाई, उनकी इस बात को सही मान लेते हैं। तो 6 बार चुनाव हुए हैं, और 6 बार में से ये छठा चुनाव है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इससे पहले जो 5 बार चुनाव हुए उसमें 4 चुनावों के बाद पार्टी टूट गई। पहला चुनाव हुआ 1939 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की मर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े। 1938 में वो जीते थे। 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। उसके बहुत से सारे कारण थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रोटेक्ट करने का कारण था, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो जो क्रांतिकारी कर रहे थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे दूसरे क्रांतिकारी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बाकी लोग हों, उनसे भी सहमत थे। गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया नेताजी ने, तो उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव मैदान में उतारा और कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। नेताजी चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों से इस्तीफ़ा दिला दिया गया। आखिर में उन्होंने पार्टी से बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस से निकलकर अपने कुछ साथियों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। वो पार्टी अब भी है, हालांकि उसका नेताजी से अब क्या संबंध है पता नहीं। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी में 1950 में, जब सरदार पटेल जीवित थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा किया सरदार पटेल ने। नेहरू जी बिफर गए, ये हिंदूवादी को कैसे अध्यक्ष बना सकते हैं, और उन्होंने JB कृपलानी को उनके खिलाफ खड़ा किया चुनाव में, और JB कृपलानी हार गए। नेहरू जी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सरदार पटेल थे। लेकिन दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो गया। उसके बाद जो है खुला मैदान था नेहरू जी के लिए, कोई रोक टोक करने वाला था नहीं। तो वही खेल पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ खेला गया जो नेताजी के साथ खेला गया। नेहरू ने रंगा डाला, फिर वर्किंग कमेटी के लोगों ने काम करने से मना किया। आखिर में पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद कृपलानी भी पार्टी से निकल गए, वो भी निकल गए पार्टी से। ये हुआ तीसरा चुनाव। चौथा चुनाव हुआ 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार आ गई और इंदिरा गांधी हार गई चुनाव। उस समय DK बरुआ थे, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा वाले, वो अध्यक्ष थे। उनको हटाया जाना था, बड़ा दबाव था।
तो चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी ने अपनी ओर से खड़ा किया उम्मीदवार के ब्रह्मानंद रेड्डी को। भारी बहुमत से जीत गए, लेकिन जनवरी 1978 में उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ दी और इस तरह से बनी कांग्रेस इंदिरा, यानी कांग्रेस आई। पांचवा चुनाव हुआ 1997 में, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष चुने गए। उनका कार्यकाल पूरा होता उससे पहले ही 98 में वर्किंग कमेटी की बैठक में उनको धकिया कर बाहर किया गया और सोनिया गांधी को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद मार्च 1999 में फिर से पार्टी टूटी। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा पार्टी से बाहर निकले। अब वर्किंग कमेटी ने बनाया था सोनिया गांधी को अध्यक्ष, तो इसलिए लेजिटिमेसी देने के लिए सन 2000 में चुनाव कराया गया, जिसमें आपको याद होगा जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। वही एक चुनाव है, अगर उसको चुनाव आप कहना चाहें, जिसके बाद पार्टी में टूट नहीं हुई। अब छठा चुनाव हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में एक और टूट होने की प्रबल आशंका है। जिस तरह से पार्टी चल रही है और जिस तरह से परिवार का रसूख लगातार खत्म होता जा रहा है, जिस तरह से परिवार की वोट दिलाने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है, उसको बार बार जो है नए नए कलेवर में पेश करके जितना कर सकते थे कर चुके। कांग्रेस कभी लगातार 10 साल तक सत्ता से बाहर नहीं रही है, जो वर्तमान गांधी परिवार के लोगों के कार्यकाल में हो रहा है। तो भारत के अमृत काल में हो सकता है गांधी नेहरू परिवार के राजनीति का आखिरी काल हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से तय हो जाएगा कि इस परिवार के प्रभाव से कांग्रेस पार्टी में अब भी कितने लोग प्रभावित हैं, और वही तय करेगा कि ये पार्टी बनी रहेगी या टूट जाएगी। दो ही तरीके हैं, या तो परिवार पार्टी छोड़कर बाहर जाए या पार्टी का विभाजन हो। क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी आशंका बड़ी बलवती है। तो लेकिन इसके लिए इंतज़ार तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तक करना पड़ेगा। तो देखते हैं तब तक क्या होता है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।